Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Today we will be discussing about three major articles for the current affair. The first article that we have to discuss here is about High Sea Treaty. Important treaty है because अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 71% वर्ल्ड का जो एरिया है वो ओशन से कवर्ड है एंड इसमें 60 to 61% जो एरिया है वो आपका हाई सी वाला एरिया आ जाता है. तो हम इस हाई सी ट्रीटी के बारे में बात करेंगे. दैट इज इंपॉर्टेंट. कहीं ना कहीं ये अब फोर्स में आने वाली है जनवरी 2026 में, तो इसके बारे में डिस्कशन रहेगी. देन पीडीएस स्कीम में एक डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट मेथड होता है जिसको लेके मध्य प्रदेश के अपने कुछ कंसर्न है जिस वजह से वो इसे ऑप्ट आउट करना चाहती है. वी गोना डिस्कस अबाउट दैट आल्सो. सेकंड आर्टिकल उससे रिलेटेड है. एंड लास्ट में हम हैवी मेटल के पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. सबसे पहले हाई सी ट्रीटी. अब देखो हाई सी ट्रीटी की बात करने से पहले आपको हाई सी होता क्या है ये समझ लीजिए. लेट्स से ये इंडिया है, ये इंडियन कोस्ट है. अब 11,000 किलोमीटर के इस कोस्ट में अगर आप देखेंगे तो 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है. अब जब आप इसके बियॉन्ड चले जाते हैं यानी 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड चले गए तो उस केस में ये हाई सी कहलाता है. अब ये 60 to 61% एरिया वर्ल्ड का कवर करता है एंड इसमें जो मरीन रिसोर्सेज है इसको रेगुलेट करने का कोई भी हमारे पास प्रावधान नहीं है. मतलब ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट कंजर्व्ड और प्रोटेक्टेड इन एनी केस अंडर एनी लॉ, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे लूप होल्स एग्जिस्ट करते थे. तो लोग क्या करते थे, इस एरिया को एक्सप्लॉइट करते थे एंड जिससे आप ये कह सकते हो कि यहां पर मरीन रिसोर्सेज का डिप्लीशन स्टार्ट हुआ. तो 2004 में वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं अंडर यूएन एंड यहां से डिस्कशन स्टार्ट होती है आपकी हाई सी ट्रीटी की. अब इसके बाद 2023 में इसे अडॉप्ट किया जाता है, सारी कंट्रीज एग्री करती हैं, बट एक शर्त रखी जाती है कि जब 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर देंगी तो उसके बाद ही ये फोर्स में आएगा. अभी 60 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया तो जनवरी 2026 में ये आपका फोर्स में आ जाएगा. अब इसका मेजर मकसद है क्या? पहली चीज, हम प्रिजर्व करना चाहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एंड उसका सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना चाहते हैं. अब यहां पे चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ओवरफिशिंग हो, पोल्यूशन हो, मरीन जेनेटिक रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हो, हम इन सभी डोमेन्स को कवर करेंगे. अब इसमें कुछ मेजर प्रोविजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए. पहला प्रोविजन, इसमें बात की गई है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की. अब जो आपका वर्ल्ड का 61% एरिया, मोर देन दैट, अगर हम हाई सी की बात करें, इसके अंडर आता है. तो हम यहां पे फोकस कर रहे हैं कि अलग अलग एरियाज में जो क्रिटिकल एरियाज होंगे वहां पर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को डेवलप करेंगे. इन केस लेट्स से इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इसका हाई सी के ऊपर कोई इंपैक्ट आ रहा है तो हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे एंड जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि क्या इंपैक्ट होगा एनवायरमेंट के ऊपर एंड उसको कैसे कम से कम किया जा सकता है. देन थर्ड चीज, यहां पे जो भी जेनेटिक रिसोर्स यहां से बनेंगे तो उसमें एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बात की गई है. लाइक जैसा कि आपने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में भी सुना है, भाई हम आपस में जेनेटिक रिसोर्सेज को शेयर करेंगे. ये क्योंकि कॉमन आप ये कह सकते हो ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं, ह्यूमन काइंड की हेरिटेज है कॉमन, तो इस वजह से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. मोर ओवर यहां पर आपके जैसे क्लाइमेट चेंज में हर साल बात होती है कि भैया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में भी बात होगी. यस, यहां पर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को ऐड किया गया है. अब वैसे ये ट्रीटी आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अंडर आएगी. अब इसको लेके कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं. कंसर्न नंबर 1, कहते हैं मेजर जो कंट्रीज है चाहे यूएस, चाइना, रशिया, ऑल्दो इंडिया ने भी अभी तक रेटिफाई नहीं किया, तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आज की डेट में अगर हम बात करें मेजर पावर्स हैं एंड स्टिल दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस. मतलब उन्होंने रेटिफाई नहीं किया और इनके नॉन पार्टिसिपेशन से इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर डाउट है. दूसरी चीज, कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप. हमारे पास पहले ही इंटरनेशनल सी अथॉरिटी है, सीबेड अथॉरिटी, उसके अलावा रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. कहते हैं इनका काम भी तो सेम था, तो एक नया एग्रीमेंट लाने की क्या जरूरत थी. इससे फंक्शंस के ऊपर ओवरलैपिंग होगी और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और ज्यादा इंक्रीज होगी. अब कहते हैं इंप्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम है. पहली चीज, बेनिफिट शेयरिंग तो बात आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में भी बात की गई थी,
बट क्या आज की डेट में बेनिफिट शेयरिंग होती है वहां पे? बहुत कम होती है, बहुत रेयर चांसेस में देखने को मिलता है, एंड ज्यादातर इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट ही किया जाता है। दूसरी बात, ट्रीटी के अंदर एक बात की गई है कि टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफर करेंगे। भाई, यही टेक्नोलॉजी के एक्सेस हम क्लाइमेट चेंज वाली ट्रीटी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भी डिमांड करते हैं, बट क्या वो ट्रांसफर हो पाया? तो आंसर है उसमें भी ये आपको बहुत कम इफेक्टिव देखने को मिलता है। अब इसमें भी फंड और फाइनेंसिस की बात की गई है। अब क्लाइमेट चेंज में ही फंड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो यहां पे फंड प्रोवाइड करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। मोर ओवर, जो साइंटिफिक मॉनिटरिंग और डाटा शेयरिंग की बात की गई है, इसमें कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा जो चीजें बात की गई हैं, उसमें टेक्निकल कैपेबिलिटी डेवलपिंग कंट्रीज को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना फंड है, ना एक्सपर्टीज है, वो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट जहां पर हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात सुनते हैं। देखो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया देखो, हम पीडीएस स्कीम, एक पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अब इसमें क्या होता है कि अनाज गरीबों में बांटा जाता है। एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंडर भी गरीबों में अनाज बांटा जाता है। अब इसको दो तरीके से किया जाता है, एक सेंट्रलाइज वे में प्रोक्योर किया जाता है, एक डिसेंट्रलाइज वे में। सेंट्रलाइज वे में क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, सभी चीजें ये हैंडल करेगी, और गरीबों तक खाना मतलब अनाज पहुंचाने का काम इनका रहेगा। मतलब सब कुछ सेंटर हैंडल करेगी, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रोक्योरमेंट हो, सभी चीजें, सारा खर्चा सेंटर आपका हैंडल करेगा। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइज स्कीम के अंडर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनको कुछ जिम्मेवारी दी गई है, यानी स्टेट प्रोक्योर करेगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी फूड ग्रेन को, एंड यहां पर सेंटर उन्हें पैसा देगी। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि भाई जो सेंटर है वो टाइमली पैसा नहीं दे रही है। इस वजह से इवन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, कई स्टेट्स ने इसको लेके कंसर्न रेज किए हैं। तो कहते हैं कि भाई आपकी डिले के कारण हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कैश फ्लो का कंस्ट्रेन रहता है हमारे पास वेयर हाउस पूरे नहीं है, लॉजिस्टिक कैपेसिटी हमारी उतनी अच्छी नहीं है, तो प्रॉब्लम वो भी रहती है, एंड प्रोक्योरमेंट थोड़ा राइज कर रहा है, एंड स्टोरेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो कहते हैं कि भाई इस वजह से कई मल्टीपल स्टेट्स ने इससे ऑप्ट आउट करने की बात की है। बट अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाती है तो इसमें एक चीज याद रखना, एडवांटेज ये रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी घट जाती है, जिससे लोकल प्रोक्योरमेंट की वजह से स्टेट के पास काफी ऑटोनॉमी रहती है, एंड इवन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इससे आप बूस्ट करते हो, एंड लोकल अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होती है। पर दूसरी तरफ अगर सेंटर प्रोक्योर करेगा तो वहां पे एक प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिलेगी, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस के कारण फार्मर्स को पेमेंट लेट मिलती है, एंड मोर ओवर जो रीजनल स्पेसिफिक जो प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको यहां पर पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया जाता है। कभी कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ कम चाहिए, वो चीजें यहां पर निटिग्रिटी डिटेल्स के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। अब अगर हम डायरेक्ट बात करें यहां पे, जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, तो उसमें स्टेट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज होता है, डिलेस के कारण कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। तो इस वजह से मध्य प्रदेश ने इसमें ऑप्ट आउट करने की बात की है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे कावेरी रिवर की। रिवर पोल्यूशन के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में खासकर इसका फोकस आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे लेड, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर एंड जिंक जैसे मेटल्स, हेवी मेटल्स का असर आपको देखने को मिल रहा है कावेरी रिवर में। अब अगर लेड की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिक है, कार्सोजेनिक है, मतलब कैंसर कर सकता है, किडनी और लिवर को डैमेज करता है। कैडमियम आपका जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करता है। क्रोमियम, कॉपर आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, एंड जिंक अगर एक्सेस में हो तो कहीं ना कहीं ये भी, इसकी भी टॉक्सिसिटी रहती है। तो अभी इसमें बायो अक्यूमुलेशन की भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें दो चीजें आपको समझनी होगी, पहले बायो मैग्निफिकेशन एंड अक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल पे केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। जब एक ट्रॉफिक लेवल से आप दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो एकदम से जो परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिलता है आपको यहां पे पोल्यूटेंट के अंदर, तो दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। मतलब एकदम से कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। एंड यहां पे अगर हम बात करें मितुर डैम वाले रीजन में, तो सबसे ज्यादा कंटैमिनेशन आपको देखने को मिली है। वैसे इसके अलावा इरोड और त्रिची वाले एरिया में भी आपको फिशेस के अंदर ये पोल्यूशन देखने को मिला है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जैसे लेदर इंडस्ट्री का हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो, केमिकल फैक्ट्रीज का हो, इनके रेजिड्यूज को
डंप किया जा रहा है रिवर्स के अंदर। मोर ओवर एग्रीकल्चर रन ऑफ से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और मेटल रेजिड्यूज पहुंच रहे हैं। अनट्रीटेड जो सीवेज वेस्ट है वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड सेडिमेंट अक्यूमुलेशन, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में गाद गारे की वजह से उसमें हेवी मिनरल्स है, तो उस वजह से भी एक्वेटिक फूड चेन के ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बट ये आपको याद रखना है कि ये जो कावेरी रिवर है ये लाइफलाइन कहलाती है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। एंड कहीं ना कहीं इसका असर आगे जाकर ओशियानिक इकोसिस्टम पे भी पड़ेगा, जहां पर ये डेल्टा एरिया आपका फॉर्म होगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे आपको याद रखनी है। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। तीनों आर्टिकल बड़े मजेदार आर्टिकल्स थे। एंड मेक श्योर एक काम आपने जरूर करना है, आपको मुझे ये बताना है कि कावेरी कहां से ओरिजिनेट करती है एंड इसकी लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, एंड इन एडिशन टू दिस थ्रू विच स्टेट्स कावेरी रिवर फ्लो, ये भी आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो लेक्चर। धन्यवाद।